स्ट्रगल करके हम बैराट की पहाड़ियों में आज घूम रहे थे। बिजक का पीक पॉइंट है ये, जहाँ पर अशोक की मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। बहुत घूमे, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन इस बिंदु पे आने के बाद अभी इस दोस्तों शाम का धूप का टाइम है, हमें एक गर्म चट्टान पे बैठे क्या आनंद आ रहा है, बड़ा गजब का आनंद आ रहा है। तो आज संजय मेरे से काफ़ी सवाल कर रहा है, बीच बीच में बार बार बोला सर एक वीडियो चालू करवाओ और स्पेशल आपसे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ सवाल करने हैं, बोला वो वीडियो के अंदर करने हैं। तो आज संजय पता नहीं क्या तैयारी करके आया है और क्या पूछना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है आई डोंट नो, पर संजय ही बताएगा अब क्या चल रहा है। संजय मैं तैयार हूँ, क्या पूछना चाहते हो आप और आपको लग कैसा रहा है, सारी बात शेयर करो आप मेरे साथ। दोस्तों और सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो नज़ारा जो है ये बैराट सभ्यता का, और इधर ये जैसे पहाड़ियाँ आपको चारों तरफ से आपने देखी है तो बहुत ही शानदार नज़ारा मुझे लग रहा है और बहुत ही आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। आज सर ने मुझे रात को ही बोल दिया था कि सुबह हम चलेंगे, जो डॉक्यूमेंट्री शूट होगी वो होगी बैराट सभ्यता की, जो कि शाहपुरा उपखंड के अंतर्गत आती है। बैराट सभ्यता जो है आपके बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र माना जाता है। तो मैं स्टडी कर रहा था और मैं सोच रहा था कि सर से वहाँ जाके सवाल करूँगा और वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी पता चले इन बातों का। तो सर मैं यहाँ से सबसे पहला सवाल, और जो कॉमन सवाल है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से रहेंगे सभी सवाल जो है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम से मतलब रहता है, तो दोस्तों सवाल करूँ मैं सर से। तो सबसे पहला सवाल सर आप बताइए कि इसकी जो खोज है और इसका जो उत्खनन है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप दूर करेंगे। तो मैं सवाल दोस्तों ख़तरनाक करने वाला हूँ, देखते हैं सर का क्या रिप्लाई दे पाते हैं सर। तो देखिए सर बताइए हमें सवाल। तो कहने का मतलब है कि आज आप मुझे फंसाने की पूरी तैयारी में हो, आज आप बिल्कुल सर, फंसाने की तैयारी में। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आज गुरु चेले की टक्कर हो रही है, देखो आज क्या होता है। अब गुरु चेले की फूंक या चेला गुरु की फूंक निकालता है। खैर चेले एडवांस ही होते हैं वैसे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चेला आगे जाए। तो सवालात किए हैं कि खोज और उत्खनन के बारे में। 1837 में एक व्यक्ति कैप्टन बर्ट, वैसे तो ये सवाल तो यार मैं वैसे बताता ही आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्लियरली इसको अपने जानना ज़रूरी है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले यहाँ पर खोज की थी और खोज करके मौर्यकालीन अवशेषों के बारे में ये तय किया था कि यहाँ मौर्यकालीन ही सभ्यता स्थल है ये। और उत्खनन भी हुआ था, लेकिन कंप्लीट जानकारी पूरी नहीं हुई। इसके ऊपर हमेशा ही पुनरावृत्ति रही थी। कभी बोलता है महाभारत कालीन है, कोई बोलता है क्या है, कोई बोलता है अर्जुन ने गंगा निकाल दी, कोई ने क्या निकाल दी। तो ये जगह हमेशा ही चर्चा में रहती थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुरातत्व में जब अध्यक्ष बने थे 1935 में, तो उन्होंने तय किया कि यार ये राजस्थान का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। और उनके साथ एक आदमी और था, उनका बायला वो कैलाश दीक्षित। दोनों ने मिलकर बोला कि यार अपने खोज करते हैं इसकी। कैप्टन बर्ट जी कर गए, अच्छी बात है। तो दोबारा इसका एक विस्तृत उत्खनन किया गया, जचा के खोदा इसको, और पता चला कि यार ये वाकई में बड़ा गजब का स्थान है। और यहाँ पर मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुआ और ये बहुत सारी खंडर अवशेष जो यहाँ बस्ती बसी हुई थी, बहुत सारी अवशेषों की जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। एक बात मैं और बताता हूँ, ये आपके काम आएगी। अंग्रेज़ों का रिलेशन रहता है इसके साथ, ये सभ्यता स्थल है ना, एक कैप। हाँ बिल्कुल सर, मैं सवाल करने ही वाला था अंग्रेज़ों से रिलेटेड। तो इन अंग्रेज़ों के से क्या संबंध रहता है इस सभ्यता के, बताइए एक बार। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब तैयार है पूरा, आज फुल तैयारी में है। मतलब मैं बोल लूँ उससे पहले कुछ जचा रखी है आपकी तैयार की, शानदार कर रखा है काम। 2 अंग्रेज़ों का नाम मिलता है, एक जॉन प्रिसेम्प है और एक अंग्रेज़ है टी फैंथलर। जॉन प्रिसेम्प जो सबसे पहले अशोक के लेखों को पढ़ता है और उनकी लिपियों के बारे में बताता है कि ब्राह्मी है, खरोष्टी है, रामायिक है, इन लिपियों के बारे में। और इसके अलावा एक नाम टी फैंथलर है जो खोज करता है अशोक के लेखों की। क्योंकि केवल संजय ये एक ही स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जगह है, जैसे मास्की है, गुर्जरा है, बहुत सारी जगह जहाँ पर अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने सब जगह का अध्ययन किया है। तो 2 अंग्रेज, जॉन प्रिसेम्प और इसके अलावा टी फैंथलर, इन दोनों अंग्रेज़ों का इस सभ्यता स्थल से लिंक रहता है। इसके अलावा कोई सवालात जो मुझे फंसाने के चक्कर में आप तैयार करके आए हो और आपके दिमाग में चल रहे हैं, कीजिए। सर एक सवाल शिलालेख से रिलेशन है, जिसका भामरू शिलालेख जो मिलता है हमें, उसके बारे में बताना है आपको। उस पर थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिएगा। बाकी मुझे पता है आप थोड़ी सी करने वाले हो नहीं, पूरी व्याख्या करोगे आप, लेकिन जितनी हो आप एक बार बताइए। भामरू शिलालेख जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमें पूछ लिया जाता है और स्पेशल शिलालेख एक टॉपिक भी लगता है हमारे, तो बताइए सर एक बार।
कोई बात नहीं, टॉपिक लगता है तो टॉपिक थोड़ी ज़्यादा जितनी जानकारी है पूरी देंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हो। तो भांबरू हैं, जैसे कि भी मैंने बताया कि गुजरा है, मास्की है, भांबरू है, 4 लिपियों में शिलालेख इनके आया करते थे, पाली भाषा उस ज़माने में होती थी। तो भांबरू शिलालेख जो है यहाँ से हमें प्राप्त होता है। क्या हुआ कि अशोक की ज़िंदगी बड़ी विवादों में रही है। वैसे पहले जो राजा बना 4 साल तक भाइयों तक संघर्ष किया और संघर्ष करके राज्याभिषेक करवाया। स्टार्टिंग था ये 261 ईसा पूर्व जो समय था, उस टाइम एक कलिंग अभियान आया। उस कलिंग अभियान में हाथी प्राप्त करने के लिए बड़ा युद्ध किया और नरसंहार काफ़ी बड़ा हो गया। तो उसके बाद युद्ध नीति को त्याग देता है और धम्म नीति को अपनाता है। उसी धम्म नीति का धार्मिकता और बौद्ध अपनाने की जो उल्लेखता मिलती है ना, वो अपने को इसी भांबरू शिलालेख के अंदर प्राप्त होती है। सम्राट अशोक ने किस प्रकार से धम्म नीति को अपनाया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि अलग अलग बौद्ध, ये मौर्य 3 शासक मुख्य हैं, टोटल 9 थे, जिनमें से चंद्रगुप्त है जो जैन को फॉलो करता है और बिंदुसार आजीविक धर्म को फॉलो करता है। उसी में से ये आपका अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। तो बौद्ध धर्म में धम्म नीति अपनाना एक बहुत अच्छी बात है ये। तो उस बात का ही कंप्लीट विस्तृत जो वर्णन है आपके भांबरू शिलालेख में मिलता है। यहाँ प्राप्त हुआ था वो, लेकिन वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया ब्राह्मी लिपि का वो शिलालेख है। 4 प्रकार की कुल लिपियाँ इनकी हुआ करती थी। तो कोडवर्ड लिपि होती थी ब्राह्मी उस जमाने की, तो वो कोडवर्ड लिपि जो थी वो भांबरू की अपनी हुआ करती थी और 10-12 पंक्तियों में है ये कुल मिलाकर। तो अभी कलकत्ता में रखा हुआ है। इतना मैं जानता हूँ इसके बारे में। अब और कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो और पूछ लीजिए। तो देखा दोस्तों, सर ने एकदम हम जैसे किताबों के अंदर देखते हैं, बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, वैसा का वैसा, जैसा कि भांबरू शिलालेख के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में लिखा आता है कि मैं बौद्ध धम्म और संघ पर विश्वास रखता हूँ, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। और सर ने भी हमें सेम टू यू जैसा हमें बता दिया है। तो और सवाल आपने किया था मुझसे कि चौथा सवाल कर रहा हूँ मैं सर से कि एक इन्होंने किया कि इस स्थान को लेकर, इस लोकेशन को लेकर मेरा जो ख्याल है, क्या ख्याल है, ऐसा सर ने सवाल किया था मुझसे। तो मेरा बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा जो है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बैराट सभ्यता जो कि 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है और 3 पहाड़ियों में नाम लिया जाएगा। और ये सवाल मेरा रहेगा कि सर वो 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो बताइए सर, और वो 3 पहाड़ियाँ कौन सी है जल्दी से जल्दी हमें, और इसका वेट रहेगा हमें। तो जिस चट्टान पे बैठा हुआ है ना, इस चट्टान पे, तो वैसे पूछूंगा प्रश्न में, तैयार रहना, आप पूछ लो, कोई बात नहीं। ये चट्टान जो आप देख रहे हैं, ये जो एक चोटी का चोटी के पीकर पर हम बैठे हुए आज 3 पहाड़ियों में ये विराट सभ्यता फैली है। बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। जस्ट हमारे पीछे एक ये उबड़ खाबड़ सी एक छोटे पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, उस पर एक छोटा सा मंदिर भी वाइट रंग का नज़र आ रहा है। ये है गणेश डूंगरी, गणेश जी का मंदिर बना है, ठीक है, इस कारण से। और एक यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर दूर सामने एक पहाड़ी है इधर, उस पर भी एक मंदिर बना है भीमसेन जी का। 5 पांडवों भीम जो थे उसको बोलते हैं, जिस पे हम बैठे हैं इस पहाड़ी पर। और इस और इन 3 पहाड़ियों के समूह को ही विराट सभ्यता में विस्तृत माना जाता है। इन 3 पहाड़ियों के बीच में विराट पूरी फैली हुई थी। न जाने आज कितने स्थान इस धरती के नीचे दबे हुए हैं, हो सकते हैं और भी बहुत हो, लेकिन इतनी क्षेत्र का हुआ था। अब यार मान लो कहीं पर ये सरकारी महकमा बना हुआ है, अब इसके नीचे कौन खोदे, पता नहीं कितना स्थान दबा इसके नीचे रह गया होगा, पता नहीं कितना स्थान उस पहाड़ी के उधर होगा, कितना स्थान उस पहाड़ी के उधर होगा। लेकिन एक ज़माने में मत्स्य महाजनपद की राजधानी रही है विराटनगर। सोचो आज जयपुर राजधानी, सोचो आज दिल्ली राजधानी, सोचो आज कलकत्ता भी राजधानी है। तो वो इतने बड़े अपने आप में है, जो एक महाजनपद की राजधानी रही है, तो ये 2 किलोमीटर में थोड़ी होएगी, बहुत बड़ी होएगी। उस ज़माने में 16 महाजनपद उस टाइम होते थे, तो इतनी बड़ी राजधानी थोड़ी, आज छोटा सा नगर है ये, उस ज़माने में बहुत बड़ा रहा है कभी ये। तो खंडित हो गया, ज़माना बदला, स्थिति बदली, तो हो सकता है स्वरूप बदलने के कारण बहुत बड़ा बदलाव हो गया हो, ऐसा है। और सवाल करो इसके अलावा। सर से मेरा अभी चौथा सवाल, 5वां सवाल रहेगा। 4 सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 5वां सवाल जो है मेरा ये रहेगा कि हमने भी इस सभ्यता के बारे में सर सुना है कि कौरव आए, पांडव आए, इनका ज्ञातवास हुआ और वनवास हुआ, इनके बारे में सर क्या कहना है। मैं और मेरे दोस्त कन्फ्यूजन में बैठे हैं, तो बताइए सर इनके बारे में एक बार। आप और आपके दोस्त बिल्कुल कंफ्यूजन में हो। बिल्कुल सर, हम कर देंगे कंफ्यूजन दूर। अभी देखो कंफ्यूजिंग में हो ना, बिल्कुल। अब सर देखना बता देंगे। चलो अच्छा सवाल किया। चल आज पूरी तैयारी में, फंसाने की तैयारी में, देखते हैं कि ये गिन रहे हो रहे सवाल, 5 कर लिए, 4 कर लिए, कोई बात नहीं। तो इन्होंने पूछा है कि का ज्ञातवास वगैरह। वैसे तो ये पूरी वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन संजय उस टाइम पूरा घूम रहा था शायद उस टाइम, क्योंकि टीम के साथ पूरा ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बताया है।
ऐसा है कि पांडवों को टोटल 13 वर्ष का इनको एक वास मिलता है, जिसमें 12 वर्ष का तो इनका केवल वनों में वास होता है, वन ही वन में घूमते रहते हैं, जिसमें पांडव चुनते हैं उत्तर भारत के लगभग हिमालय क्षेत्र को। लेकिन 1 साल ऐसा इनको बिताना है जो पूर्णतः इनके लिए अज्ञात हो। हिमालय से तो परिचित है ये, जिस स्थान पे रह रहे थे ये, और 1 साल इनको अज्ञात जगह पर वास करना है। और वो अज्ञात जगह राजस्थान की चुनी गई। आप ताल छापर पढ़ते हो, मंडोर पढ़ते हो, पुष्कर पढ़ते हो, है ना, ये आपका बेराट पढ़ते हो। ये वो स्थान है जहाँ पर सभी जगह पांडव अज्ञातवास यानी 1 साल तक भटकते रहे थे। तो पांडव यहाँ सबसे लंबा टाइम बताया था इस एरिया में, क्योंकि ये रमणीय स्थल है और ये उस महाजनपद काल में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्थान होता था, और ये सबसे पास में इधर से इनके कुरु प्रदेश के पास लगता था, इस कारण से। तो यहाँ 1 साल अज्ञातवास यानी 13वें साल को अज्ञातवास बोलते हैं, और 12 साल उनके वनवास के हुआ करते थे। तो ये अज्ञातवास को और वनवास को लेकर कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। सवाल खत्म हो गए या और करोगे? सर बस हो गए ख़त्म हो गए सर, इतने। तो चेले ने पूरा प्रयास तो किया है। खैर अब आप ही बताओ कि क्या हुआ है, कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन एक सवाल मैं मेरे चेले से करता हूँ, क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो जिस चोटी पर आप बैठे हो, ये है बीजक डूंगरी की चोटी। हाँ बिल्कुल सर, बीजक डूंगरी। आप जिस चट्टान पर बैठे हो, भूगोल से ये चट्टान किस चट्टान है? भूगोल की दृष्टि से किस प्रकार की चट्टान, इस प्रकार का सवाल सर। हाँ, ये चट्टान, ये चट्टानों के प्रकार तो होते हैं सर। चट्टानों के प्रकार होते हैं, बट ये चट्टान तो मुझे लग रहा है पत्थर की है। पत्थर की चट्टान लग रही है सर ये मुझे। आप बताओ। भाई चेले ने जवाब दिया कि ये चट्टान पत्थर की चट्टान। अब आप बताओ मुझे, कभी सुना है आपने पत्थर की चट्टान? ये देखो कितना शानदार अद्भुत जी के बता रहे हैं। चट्टानों के प्रकार होते हैं। अपशिष्ट चट्टान आपने पढ़ी होगी। रॉक्स एक टॉपिक लगता है आपके, रॉक्स के नाम से। और उसी रॉक में एक नाम आपने बेसाल्ट पढ़ा होगा। ये जो इस प्रकार की परतदार चट्टान जो होती है, उसको बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। पत्थर की होती है भाई चट्टानें सारी। प्लास्टिक की चट्टान सुनिए कभी आपने? चट्टान सुनिए कभी? कोई लोहे की चट्टान हो सकता है, धातु की चट्टान तो होती है, लेकिन चट्टान तो होती है। तो कुछ और अब नहीं है, तो आप इस प्रकार से कैसे एंड करना है, आप इस सेशन को एंड कर सकते हो। तो सवाल है तो कर सकते हो। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये जो चट्टान बताई, ये समझ में आ गया मुझे कि चट्टान, सभी चट्टानें जो है पत्थर की होती है। और बेसिकली ये जो चट्टान जिस पर हम बैठे हैं, वो चट्टान बेसाल्ट चट्टान जिसको बोलते हैं, वही चट्टान है। और भी बहुत सी चट्टानें होती हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों, और हमने भी देखा, इस चीज़ को सुना पढ़ा है, तो जो मैंने सर से सवाल की उनको मैं भली भांति समझ गया हूँ। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। तो सर आज आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो मैंने किए और उसका आंसर आपने दिया, तो थैंक यू सर, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू। इट्स ओके। चलो आप भी सभी अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, आनंद आना चाहिए कमेंट्स के अंदर, और लाइक तो भरमार कर दो, शानदार वाला। मेहनत यार, गर्म बहुत है नीचे, ताती ताती पूरी गर्मा गर्म चट्टान पे बैठे हैं यहाँ पर। क्या करें, आनंद ही बड़ा गजब का आ रहा है वास्तव में। इतना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं ना, क्या हाय, क्या आनंद है।